देखिए, हम जो है वो पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, मॉनेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। मॉनेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस मिस। मनी। CRR SLR ओके। देखिए, मॉनेटरी सिस्टम में हमने अब तक पढ़ क्या लिया है, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा था। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में वी हैव स्टडीड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हमें क्या पढ़ना है, टुडे वी विल सी क्वालिटेटिव मेजर्स टू रेगुलेट मनी सप्लाई। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव मेजर्स में कौन कौन से मेजर्स का यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, ये देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ऐसे और दूसरे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, यानी इकोनॉमी में मनी को कम या ज्यादा करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेजर्स है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रेडिट रैशनिंग, है ना, और दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, थर्ड इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट लेंडिंग नॉर्म्स, क्रेडिट सीलिंग एंड मॉरल सुएशन। ये कुछ मेजर्स है जिनका यूज करके आरबीआई रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो अब हम समझेंगे एक एक करके डिटेल में कि ये मेजर्स क्या है और इनका यूज करके आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले, जैसे हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ा था, तो क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब क्या? क्वांटिटेटिव मेजर मतलब मनी सप्लाई की क्वांटिटी को रेगुलेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हाउसिंग सेक्टर ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है। तो जैसे कि पहला हम देखते हैं क्रेडिट रैशनिंग। व्हाट इज क्रेडिट रैशनिंग? अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्वालिटेटिव मेजर है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर है और वहां पर लोन देना है ना, तो वहां पर अगर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने के लिए अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए क्वालिटेटिव मेजर्स का यूज किया जाता है। अब पहला मेजर देखिए, पहला है क्रेडिट रैशनिंग। तो क्रेडिट रैशनिंग का मतलब ये होता है कि आरबीआई यहाँ पर मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करती है। तो देखिए, आरबीआई जो है कोटा फिक्स करती है। कोटा फिक्स करने का क्या मतलब, यानी कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना लोन जाएगा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कितना लोन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है, इस पॉलिसी में आरबीआई बैंक से ये कहती है कि आप जितना भी लोन देते हैं, बैंक जितना भी लोन देती है, पब्लिक को जितना लोन देती है, उसका 40% उसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या, जैसे कि देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे कि वीकर सेक्शन है ना। वीकर सेक्शन जैसे कि ट्राइबल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है, पीपल वर्किंग इन सम गवर्नमेंट स्कीम्स, ये लोग कौन हो गए, वीकर सेक्शन हो गए। तो गवर्नमेंट, तो आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई बैंक से कहती है कि जितना भी वो पब्लिक को लोन दे रहे हैं, उसका 40% कौन से सेक्टर में देना है, प्रायोरिटी सेक्टर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, वीकर सेक्शन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, होम लोन, एजुकेशन लोन है
है ना, लोन फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लोन दिया जाता है, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए लोन दिया जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, मतलब जैसे कि स्कूल्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स है ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटी है। तो इन सारे सेक्टर्स में लोन देने, ये सारे सेक्टर्स को हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, अब ये तो आरबीआई बैंक से क्या कहती है कि जितना भी लोन बैंक देती है पब्लिक को, उसका 40% उसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक मान लीजिए 100 रुपए लोन दे रही है, तो 100 रुपए में से 40% कितना हो गया? एम आई ऑडिबल? 40 यस मिस, 40। हाँ, तो 40 रुपीज आरबीआई ने बैंक से कहा कि आप जितना भी पब्लिक को लोन दे रहे हो, 40% आपको लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। यानी कि अगर बैंक जो है वो टोटल लोन 100 रुपए दे रही है, तो उसका 40 रुपया उसे इन सेक्टर्स में देना ही देना है। इट इज कंपल्सरी। अब मान लीजिए अगर आरबीआई ने ये परसेंटेज बढ़ा दिया कि 40% नहीं, अब बैंक्स को 60% देना है, तो क्या होगा? इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना। और अगर आरबीआई ने कहा कि अब 40% नहीं, अब 20% ही देना है, तो क्या होगा? इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या होगा? मनी सप्लाई घट जाएगा, है ना। तो इन सेक्टर्स में, पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखो कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर रही है, रेट को बढ़ाकर या घटाकर। समझ आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है? यस मैम। है ना। तो क्रेडिट रैशनिंग एक क्वालिटेटिव मेजर है जिसका यूज करके आरबीआई पर्टिकुलर सेक्टर्स में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, जहां पे आरबीआई कोटा फिक्स करती है कि इस सेक्टर में कितना लोन जाना चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये सारे जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं और बैंक्स को 40% देना है। अब कौन से बैंक को? अब देखिए, ये जो 40% देना है, तो अब मान लो मैंने कहा कि 100 रुपए में से 40% यानी 40 रुपया देना है। ठीक है, तो अब जो 40 रुपया लोन देना है, अब उसमें से 18% किसको देना है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। यानी कि सबसे ज्यादा लोन बैंक को किस सेक्टर को देना है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। फिर उसके बाद किसको देना है? वीकर सेक्शन को। कितना परसेंट है? 10% है ना। फिर उसके बाद माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देना है। कितना परसेंट देना है? 7.5 7.5% देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई हैज सेट 40% एज द टारगेट, that banks have to give 40% loan to these priority sectors. उसके अलावा आरबीआई हैज ऑल्सो सेट दीज सब टारगेट्स ऑफ 80, है ना, कि एग्रीकल्चर को 18% है, वीकर सेक्शन को 10% है। सो दीज आर द सब टारगेट्स विच आर डिसाइडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इतना समझ आया? यस। हाँ, तो देखिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर सबसे ज्यादा लोन जो है वो किस सेक्टर को दिया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। आगे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रायोरिटी सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट शेयर किसका है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब देखिए, अब बहुत सारे तरीके के बैंक होते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि बैंक को देना है 40%, है ना। तो बैंक अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, फॉरेन बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो क्या इन सारे टाइप्स के ये जो बैंक है, इन सारे टाइप के बैंक्स को देना है क्या 40%? तो देखिए, जो शेड्यूल, अब इन बैंक्स का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे बैंकिंग के चैप्टर में कि अलग अलग बैंक्स का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि जो कमर्शियल बैंक्स है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, और जो फॉरेन बैंक्स है, फॉरेन बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनको कितना परसेंट देना है? 40% ऑफ देयर एएनबीसी। इसका क्या मतलब हो गया? एएनबीसी का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट।
इसका क्या मतलब, देखिए बैंक जो है लोन वो सिर्फ पब्लिक को ही नहीं देती, बैंक लोन गवर्नमेंट को भी देती है, बैंक लोन दूसरे बैंक को भी देती है ना। तो गवर्नमेंट को जितना लोन दे रही है वो निकाल दो, दूसरे बैंक को जो लोन दे रही है वो निकाल दो, है ना। तो बाकी का लोन जो पब्लिक को दे रही है टोटल लोन, उसे हम कहेंगे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी कि टोटल लोन पब्लिक को कितना दिया जा रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल में कितना है, 100 रुपीज बैंक जो है टोटल पब्लिक को लोन दे रही है, तो उसका 40% यानी 40 रुपया। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 40% देना ही देना है टोटल उनके लोन का, यानी टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए, और Yes, बात, miss. अब देखिए, और ये जो फॉरेन बैंक है ना, तो देखिए पहले जो है फॉरेन बैंक को कम, फॉरेन बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो ऐसा था कि अगर फॉरेन बैंक का ब्रांच 20 से कम है, अगर फॉरेन बैंक के 20 ब्रांचेस से कम है, तो उनको कम लोन देना पड़ता था, उनके लिए सिर्फ 32% था। पहले कैसा था कि कोई भी फॉरेन बैंक जिसका ब्रांच 20 से कम हो, लेस देन 20 हो, उनको कितना देना पड़ता था, 32%। 32%. लेकिन फिर बाद में इसे चेंज किया गया, एक एमवी नायर कमेटी थी, एमवी नायर कमेटी ने रेकमेंड किया कि नहीं, फॉरेन बैंक्स को भी कितना लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर में, 40%, 40%. 40% ही देना है। इसलिए क्या किया गया, 2020 से फॉरेन बैंक्स को भी सेम 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ही प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना है। इतना क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. यानी हमें समझ आया कि Yes, शेड्यूल्ड miss. कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक दोनों को ही कितना देना है, 40% लोन 40%. देना है। अब देखिए, जो रीजनल रूरल बैंक है या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको कितना देना है, 75%। समझ आया? ये जितना भी लोन दे रहे हैं उसका 75% उन्हें कौन से सेक्टर में देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में। अब आप देखिए, ये जो बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में बहुत छोटे बैंक है। समझ आ रहा है? ये रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे बैंक है ना। तो इनका 75% भी जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू 40% ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. है ना, Yes. दीज आर स्मॉलर बैंक्स, इसलिए ये जितना लोन दे रहे हैं 75% भी कम है एज कंपेयर टू 40% ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अभी हमने देखा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिट रेशनिंग, हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। क्वालिटेटिव मेथड में हम पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को कम करते हैं, है ना। तो पहला क्वालिटेटिव मेथड इज क्रेडिट रेशनिंग। इसमें आरबीआई जो है कोटा को फिक्स करती है, पर्टिकुलर कोटा फिक्स करती है कुछ सेक्टर्स के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये सारे सेक्टर्स में आरबीआई ने ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर 40% फिक्स किया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के लिए, और आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना है। लेकिन पहले फॉरेन बैंक को भी, फॉरेन बैंक को 32% देना होता था, वो फॉरेन बैंक जिसके ब्रांचेस जो है 20 से कम है, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का क्या मतलब है। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? अब मान लीजिए कि एक बैंक ए है और एक बैंक बी है। अब ए और बी दोनों को ही कितना देना है, 40% देना है ना, 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देनी है। लेकिन 1 minute, let me just keep my iPad on charge.
Am I audible? Yes, miss. Okay. Mm-mm-mm. Wait a second, let me share my screen. So what I was explaining here is priority sector lending. ठीक है, आपने कहाँ तक सुना? यही 75 वाला। ओके, चलिए मैं फिर से समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक बैंक है ए और एक बैंक है बी, दोनों को कितना रुपया लोन देना है? सपोज 100 रुपया उनका टोटल लोन है, ठीक है, 100 रुपया उन्हें लोन देना है। तो बैंक ए को भी 40% देना है अंडर पीएसएल, एंड बैंक बी ऑल्सो हैज टू गिव हाउ मच? 40%, है ना, यानी 40 रुपीज। अब ये मान लीजिए कि ये जो बैंक ए है, बैंक ए 40 रुपए की जगह है वो 50 रुपया दे दिया, यानी कितना एक्स्ट्रा दिया? उसका पीएसएल का रेट, उसको पीएसएल के अंडर 40 रुपया देने थे, उसने 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, है ना। अब ये उसने जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया है बैंक ए ने, इसके बदले में उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस बैंक ए को, जिसे कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो उसने, उस बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो भी लिमिट है, उसका जो भी क्राइटेरिया है, उसके बदले उसके एक्सेस में जितना भी ऊपर दिया है, उसे क्या मिल जाएगा? उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब मान लीजिए एक दूसरा बैंक है, बैंक बी। बैंक बी ऑल्सो हैज टू गिव हाउ मच? 40%, यानी 40 रुपीज, राइट? बट बैंक बी कुड नॉट गिव 40 रुपीज, बैंक बी गेव ओनली 30 रुपीज एज अ लोन। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का उसने सिर्फ 30 रुपया लोन दिया, यानी कितना डेफिसिट में चल रहा है? 10 रुपीज डेफिसिट में चल रहा है। 10 रुपया उसको और देना है अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अब अगर वो नहीं दे पाया तो वो क्या करेगा? उस बैंक ए के पास, दूसरे बैंक के पास एक्स्ट्रा 10 रुपए का सर्टिफिकेट है ना, तो बैंक बी क्या करेगा? बैंक ए से उस 10 रुपया वाला जो सर्टिफिकेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, बैंक बी बैंक ए से वो सर्टिफिकेट खरीद लेगा 10 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ए का भी 40% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और बैंक बी का भी 40% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। एम आई क्लियर? मिस Yes, ma'am. क्या अंडरस्टूड? What is priority sector lending? Am I on? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है? These are issued to banks equivalent to their lending to priority sector in excess of the PSL quota. जितना भी ज्यादा दिया है उतना क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। These could be sold to other banks, है ना। Banks can trade priority sector lending certificates. समझ आया आपको PSLC क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पॉलिसी। क्या सिग्निफिकेंस होगा आप मुझे बताइए? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आरबीआई ने क्या रूल सेट किया है कि गवर्नमेंट के बैंक्स जो भी लोन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैंक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन दे रही है ना, बाकी के जो सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, हाउसिंग सेक्टर है, एजुकेशनल लोन है, वो सारे निग्लेक्ट करके बैंक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अगर लोन दे रही है तो वो सारे सेक्टर्स तो क्या हो जाएंगे? निग्लेक्ट हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब आरबीआई ने ये जो पॉलिसी निकाली है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो सारे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, है ना, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, हाउसिंग लोन है, एनवायरमेंटल लोन है, सोशल सेक्टर के लिए लोन है ना, ये सब मिल पाएगा। इन सारे सेक्टर्स को जो है लोन मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उन सारे सेक्टर्स का क्या हो रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है ना। सब लोग, अब देखिए अगर एमएसएमई सेक्टर को लोन मिलेगा तो एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ होगा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप होगी, है ना। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर लोन दिया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर लोन दिया जाएगा,
तो हमारे यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट होगी, छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी। उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन दिया जा रहा है तो एग्रीकल्चर को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। वी विल नॉट बी रिक्वायरिंग टू इम्पोर्ट सर्टेन कमोडिटीज, है ना। तो क्या है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सर्टिफिकेट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ये सिग्निफिकेंस है कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होगी। क्या सिग्निफिकेंस है, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी इससे, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा देखिए, बैंक्स जो है वो चाहती नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दे या एमएसएमई सेक्टर को लोन दे। क्यों नहीं चाहती, क्योंकि ये जो सेक्टर्स है यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से इंटरेस्ट कम मिलेगा। प्लस कोई गारंटी नहीं है कि एक बार पैसा गया तो वापस टाइमली मैनर में पैसे दोबारा आएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। So these sectors are very risky sectors, इसलिए बैंक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेजिटेंट होते हैं इन सेक्टर्स को लोन देने के लिए। बट अंडर PSL पॉलिसी इट इज मैंडेटरी फॉर द बैंक्स टू गिव लोन टू सच सेक्टर्स। एज अ रिजल्ट बैंक्स गिव लोन टू दीज सेक्टर्स, और इसकी वजह से क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोशन मिलेगा। उसके अलावा देश में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। So this is the significance of PSL policy. उसके अलावा देखिए चैलेंजेस क्या क्या है, PSL पॉलिसी के चैलेंजेस क्या है। तो वही जो मैं अभी बता रही थी कि PSL के अंडर क्या देना पड़ता है। PSL के अंडर इन छोटे छोटे सेक्टर्स को लोन देना मैंडेटरी है बैंक्स के लिए। अब ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, बैंक से जब ये लोन लेते हैं तो बदले में इनको कुछ तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना बैंक को। तो इनके पास जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती देने के लिए। प्लस अगर एक बार लोन दे दिया तो लोन रिटर्न जो है वो टाइमली मैनर में नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक का जो बैंक अगर मान लीजिए वही पैसा कहीं और देती है ना, तो वहां से टाइमली मैनर में क्या होता, इंटरेस्ट आता। मतलब बैंक ने ये जो एसेट एज अ लोन दिया होता किसी को, वो एसेट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता। क्यों, क्योंकि हर महीना वहां से टाइमली मैनर में इंटरेस्ट आता है ना। लेकिन अब यहाँ पे दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहाँ पे तो टाइमली मैनर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। ये स्मॉल सेक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत टाइमली मैनर में पैसे वापस नहीं किए जा रहे प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने ये पैसा जो लोन दिया था, ये बैंक का एक एसेट था। अब ये एसेट क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया ना। समझ आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या, जो प्रॉफिट बेनिफिट नहीं दे रहा हाँ बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर वही पैसा किसी और को दिया गया होता है ना, तो वहां से पैसे आते हर मंथली टाइमली मैनर पे आते, तो वो एसेट परफॉर्मिंग एसेट होता। लेकिन यहाँ से टाइमली मैनर पे तो पैसे आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब वो एसेट कैसा हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम होगी अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लोन देते हैं तो। और क्या प्रॉब्लम होती है, अब देखिए जो है लोन फिक्स्ड है कि 18% आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देना ही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर। तो उसमें भी 10 वो 18 में से भी 10% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को देना है, छोटे किसानों को देना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मिस एलोकेशन हो जाता है फंड, या फिर लोन जो है वो बड़े फार्मर्स को चला जाता है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग जो है इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एडवांटेज उठाते हैं। तो क्या हो सकता है, क्रेडिट मिस एलोकेशन के चांसेस है यहाँ पर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। उसके अलावा क्या है, कंप्लायंस इशू। मतलब क्या, अब देखिए बैंक्स को जो 40% लोन देना है टोटल उनके पब्लिक लोन का, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, उसमें भी देखिए सब टारगेट्स है ना कि 18% एग्रीकल्चर को देना है, 18 में से भी 10% आपको छोटे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको देना है। उसके अलावा उसके अलावा वल्नरेबल सेक्शन को भी लोन देना है 10%। तो ये जो छोटे छोटे टारगेट्स है, सब टारगेट्स है, बैंक्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने सब टारगेट्स को अचीव कर पाए। क्यों, क्योंकि अब ये रूरल एरिया में जाके उन लोगों को लोन देना है। अब ये बड़े बड़े जो कमर्शियल बैंक्स है वो थोड़ी ना वहां पर रूरल एरिया में जाके लोगों को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देंगे, एमएसएमई सेक्टर में लोन देंगे, है ना। तो उनके लिए अपने टारगेट्स को, अपने सब टारगेट्स को पूरा करना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो कंप्लायंस इशू, सम बैंक्स स्ट्रगल टू मीट सब
टारगेट स्पेशली फॉरेन बैंक्स। ये चैलेंज है ना। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जाकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर लोन ले सकते हैं, इसलिए वो डिमांड ही नहीं करते, वो इनफॉर्मल तरीके से बाहर से ही लोन ले लेते हैं, है ना। तो लिमिटेड क्रेडिट डिमांड ये भी एक बड़ा चैलेंज है। वो इनफॉर्मल तरीके से बाहर से लोन ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि पीएसएल के अंडर उनको लोन मिलेगा ये उनको पता ही नहीं है। और क्या चैलेंज है इसका? तो क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों रिस्क ज्यादा है? क्योंकि पता नहीं टाइमली मैनर में पैसा आएगा या नहीं आएगा। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स है ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ना। जब बैंक से लोन लेंगे तो क्या ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल। अब मान लो कोई किसान लोन लेने जा रहा है तो वो किसान के पास क्या ही सिक्योरिटी होगी देने के लिए बैंक को, है ना। अगर मान लो बहुत छोटा सा किसान है उसके पास कोलैटरल तो नहीं होगा, लैक ऑफ कोलैटरल। लेकिन जब कमर्शियल बैंक लोन देती है तो उसको तो सिक्योरिटी भी चाहिए, लेकिन बैंक को तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो ये भी तो बैंक के लिए चैलेंज है ना। लैक ऑफ कोलैटरल इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। उसके अलावा और क्या चैलेंज बैंक फेस करती है? तो उसको ऑपरेशनल डिफिकल्टी होती है, जो मैंने आपको बोला कि बड़े बड़े जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है मोस्टली अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में नहीं है। अब वो वहां पर जाकर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें रूरल एरियाज में जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो लोन देना है, तो उनके लिए वहां तक पहुंचना ही बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है। उनका लॉजिस्टिक चार्जेस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऑपरेशनल डिफिकल्टी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। उसके अलावा क्या है? रेगुलेटरी प्रेशर है उन पर कि उनको 40% देना ही देना है। ये उनके लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। उनका मन किया कि उनको 40 वो कम कर दे तो ऐसा वो नहीं कर सकते, उन्हें करना ही करना है, वरना उन पर जो है वो पेनाल्टी लगती है। उसके अलावा और क्या है? लो पीएस जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर अगर लोन दिया जाता है तो बैंक्स के लिए ये प्रॉफिटेबल ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स है इन सेक्टर्स को अगर लोन दिया जाएगा तो लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा? नहीं, इंटरेस्ट जो है कम चार्ज किया जाता है। किसानों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, तो कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उससे क्या होती है? कम हो जाती है। लो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है क्या है? एक चैलेंज है ना। तो ये सारे जो है, उसके अलावा एडिक्वेट क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती है बैंक के पास कि ये क्या इन्होंने पहले लोन लिया है, क्या वो लोन सही तरीके से सही तरीके से वापस लौटाया है क्या, तो ये हिस्ट्री भी उनके पास नहीं है। तो ये सब जो है बैंक्स को चैलेंजेस फेस होते हैं पीएसएल के अंडर। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। तो अब देखिए क्रेडिट हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर में पहला मेजर हमने क्या किया? क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट इसमें जो है इसमें कोटा फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना परसेंट देना है? 40% देना है। एग्रीकल्चर को 18%, वीकर सेक्शन को 10%। ये सारे जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स है। किस किस को देना है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक को 40%, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75%। पीएसएलसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? जितना भी एक्स्ट्रा दिया है उस पर सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका ट्रेड भी किया जा सकता है। इसका सिग्निफिकेंस है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो पॉलिसी है उसका सिग्निफिकेंस है, तो उसके साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी है। ठीक है, अब हम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर पूछा जा चुका है। दिख रही है स्क्रीन सबको क्लियरली? Yes, miss. ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएसएल। ऑप्शन 1, RRB have high PSL target compared to scheduled commercial bank. Is it right? Regional rural banks have high PSL Yes, yes. कितना टारगेट है PSL रीजनल रूरल बैंक का? 75. 75%. So this option is right. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए, foreign banks in India with fewer than 20 branches have the same PSL target as domestic bank. नो मैम। बिल्कुल सही ना। पहले अभी देखो, अभी ये सवाल भूल जाओ, ये 2017 का सवाल है, ये भूल जाओ। आप ये देखिए ये क्या बोल रहा है? फॉरेन बैंक्स इन इंडिया विथ फ्यूअर देन 20 ब्रांचेस हैव द सेम पीएसएल टारगेट एज डोमेस्टिक बैंक। सेम टारगेट है, हाँ, दोनों पहले कितना 30 देना है? अभी दोनों 40 हो गया। 40% ही देना है।
लेकिन पहले क्या था, पहले पहले 32 32% था, है ना। ये सवाल कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। 2017 में अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 क्या होता, गलत होता। कब, 2017 में। लेकिन अगर हम, है ना, 2017 में ऑप्शन यस 2 मैम। गलत होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सेम था क्या, नहीं, नहीं, कितना था, 32%। 32%। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाता, आंसर क्या आता अपना, ए आता। लेकिन अभी अगर हम बात करें 2024 की, तो क्या है, सेम है ना दोनों के लिए। यस मैम, कितना है, 40%। 40% है ना। इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या आएगा अभी प्रेजेंट के हिसाब से, 1 and 2, both 1 and 2। बोथ 1 and 2। इसलिए आपको समझ रहा है, इकोनॉमिक्स जो है, बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि आगे चीजें जब अपडेट होंगी आप तभी समझ पाएंगे, जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तब। ठीक है, अब आगे दूसरा सवाल देखिए। 2015 का मेंस का सवाल पूछा गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर। क्या सवाल है, पीएसएल इज कंसिडर्ड अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट इन अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। होगा ना इससे, पीएसएल से फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों? क्योंकि पीएसएल के अंडर हम बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देते हैं, है ना। एमएसएमई सेक्टर, वल्नरेबल सेक्शन है, हाउसिंग है, एजुकेशनल लोन है, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए लोन है, उसके अलावा सोशल सेक्टर के लिए लोन है। इसका मतलब हम किसी भी सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। वी आर इंक्लूसिव टूवर्ड्स देम, है ना, वी आर इंक्लूसिव टूवर्ड्स देम। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो आपको यही बताना है, पीएसएल इज कंसिडर्ड एज अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट in achieving financial inclusion in India. Discuss the role of PSL in promoting the inclusive growth. अब देखिए, अगर सारे सेक्टर्स को लोन मिलेगा तो लोन लेके क्या करेंगे, खुद की पॉकेट में तो नहीं रखेंगे ना। लोन लेके क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो देश में प्रोडक्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगा। और सारे सेक्टर्स का ग्रोथ होगा ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को लोन दिया जा रहा है। इसका मतलब कैसी ग्रोथ होगी, वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड तो समझ आ रहा है आपको। क्वेश्चन देखिए कितने पार्ट में डिवाइडेड है। पहले क्या पूछा, पीएसएल इज कंसिडर्ड क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट इन अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो आप बताओ कि पीएसएल क्या होता है और उसकी वजह से कैसे सारे सेक्टर्स को लोन दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। आगे पूछ रहा है, एग्जामिन द चैलेंजेस बैंक्स फेस इन फुलफिलिंग द पीएसएल ऑब्लिगेशन। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चैलेंजेस पढ़ा ना, चैलेंजेस इन पीएसएल पॉलिसी। ये सब क्या पढ़ा हमने, चैलेंजेस ही तो पढ़ा। ये सारे सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, एग्जामिन द चैलेंजेस बैंक्स फेस इन फुलफिलिंग द पीएसएल ऑब्लिगेशंस। क्लियर है सबको ये 2015 का मेंस का सवाल? यस मैम। हाँ आगे मिस। देखिए, आगे देखिए 2020 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कम अंडर पीएसएल इन इंडिया। आप बताइए। रिन्यूएबल एजुकेशन, रिन्यूएबल आ रहा है, रिन्यूएबल हाउसिंग आ रहा है, हाँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन का याद नहीं है मैम। एजुकेशन भी आता है मैम। एजुकेशन, आता है क्या? यानी क्या हो गया, ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। डी, डी। 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे ऑप्शंस। ठीक है, 2014 का प्रीलिम्स का सवाल देखिए, with reference to PSL by banks in India, consider the following. Option 1, agriculture sector constitutes the largest share in priority sector lending. Is it right? यस, राइट मैम। Right. अभी बताया था मैंने कितना परसेंट है, 17, 40%, 18%। 18%। 18%, मतलब ऑप्शन 1 is right. What Yes, about option 2? PSL is mandatory for both public and private sector banks in India. Yes, it is mandatory for both public and private sector banks. So both the options are right. Hence answer becomes C. C, both 1 and 2। Understood? Yes मैम। So this was one, हम पढ़ क्या रहे हैं, qualitative measures। क्या पढ़ रहे हैं हम, qualitative measures to regulate the money supply। पहला मेजर क्या था, क्रेडिट क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में हमने देखा, एग्जाम्पल देखा पीएसएल, और पीएसएल को हमने डिटेल में पढ़ा। पीएसएल से रिलेटेड आप देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चंस मेंस में भी पूछा जा चुका है और प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो एक हमारा कंप्लीट हो गया क्वालिटेटिव मेजर का क्रेडिट रेशनिंग। ठीक, अब हम सेकंड देखते हैं। व्हाट इज सेकंड? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप समझिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कि अगर आप जो है वो लोन लेने जा रहे हैं, तो लोन सपोज आपको 100 रुपया लेना है, तो बैंक आपको क्या कहेगी कि हम आपको लोन तो देते हैं लेकिन बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो आपने सपोज घर का पेपर जो है वो रख दिया। ठीक है, सपोज आप 100 रुपए का लोन ले रहे थे और आपने वो पेपर रखा, सपोज करिए 50, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल 50 रुपया आपने पेपर रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 50 रुपए की सिक्योरिटी रख रहे हैं, तब जाकर आपको कितने रुपए का लोन मिल रहा है? 100 रुपए का लोन मिल रहा है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लोन कितने का मिला? 50-100 रुपया आपने लोन लिया, लेकिन उसके बदले में आपने 50 रुपया सिक्योरिटी भी तो रखी है ना। यानी कि मार्जिन यहाँ पे कितना हो गया? 100 माइनस 50, यानी कि आप 50 रुपया रख रहे हो तब आपको 100 रुपए का लोन मिल रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है 80 रुपए का सामान रखा और आपको 100 रुपया लोन मिला, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन कितना हुआ? 20 रुपए का 20। मार्जिन हुआ, 20 रुपीज का मार्जिन हुआ। अब देखिए, अगर आरबीआई ये कहे कि अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, यानी अगर आपको 100 रुपए का लोन चाहिए तो आप 80 रुपया रखो, है ना, आप 80 रुपए की सिक्योरिटी रखो, तब जाके आपको 100 रुपए का लोन मिलेगा। तो अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा तो क्या लोग ज्यादा लोन ले पाएंगे? नो मैम, मनी सप्लाई नहीं कम ले होगा। पाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो किसी भी सेक्टर में आरबीआई क्या कर सकता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा या घटा सकता है। उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम या ज्यादा होगा। समझ आया मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? यस मैम। yes, है ना। तो जो कोलैटरल, जो सिक्योरिटी एक बोरोवर रखवाता है बैंक के पास, लेंडर के पास, है ना, तो उसका जितना डिफरेंस है, जितना वो लोन ले रहा है और जितना वो सिक्योरिटी रख रहा है, उसी के डिफरेंस को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए वही है, इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलैटरल, कोलैटरल यानी सिक्योरिटी। तो इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलैटरल that borrowers are required to maintain with lenders, यानी किसके पास रखना है? बैंक के पास। और बैंक सिक्योरिटी को क्यों रखती है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि मान लो कल अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो बैंक के पास कोई तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो वो सिक्योरिटी, तो ये जो मार्जिन है, इट एक्ट्स एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर बैंक्स टू सेफगार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट लॉसेस, है ना, इन केस ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। अगर बोरोवर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक का लॉस होगा ना। तो अपने Yes. आप को सेफगार्ड करने के लिए बैंक क्या करती है? कोलैटरल सिक्योरिटी लेती है। ठीक, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ कोलैटरल। अब सवाल देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट पर। व्हाट डज मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स इन मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन ए देखिए क्या है? डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ कोलैटरल, यही आंसर है ना। यस मैम। yes, miss. नेक्स्ट सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल स्पेक्युलेटिव यानी रिस्की। तो इट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल रिस्की एक्टिविटीज इन लेंडिंग एंड बोरोइंग। देखिए इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अब मान लीजिए कि कोई अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होता, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम है तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट, यस मैम। yes, miss. लोन जो है लोन ज्यादा लेंगे। अब लोन लेके मान लो किसी रिस्की एरिया में इन्वेस्ट कर दिया, सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, है ना, और कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत रिस्की है वहां पर अगर इन्वेस्ट कर दिया, है ना, तो बैंक की तो ये गारंटी नहीं होगी कि वो पैसा बैंक को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसने लोन लिया है उससे खुद ही बहुत रिस्की एरिया में इन्वेस्ट कर दिया, उसको खुद को पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से बैंक को लौटाएगा, है ना। तो इसे हम कहेंगे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज यानी रिस्की एक्टिविटीज। लेकिन अगर आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नहीं। ज्यादा लोन लोग जो है वो लोन नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगी?
लोग जब लोन लेंगे ही नहीं तो वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, रिस्की एक्टिविटीज में क्या इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो है ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज करके आरबीआई क्या करती है? स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, रिस्की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। समझ आया? यस मैम। Yes, miss. It is a tool used by RBI to control speculative activities in lending and borrowing. Absolutely correct answer. अब देखिए सेकंड क्या है ऑप्शन? मार्जिन रिक्वायरमेंट आर हायर फॉर एग्रीकल्चरल लोन। आपको लगता है कि एग्रीकल्चर No, बेचारे no. किसान से आरबीआई बोलेगी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेकर आओ, क्या वो रख पाएंगे? क्या उनके पास उतनी सिक्योरिटी होगी? नो मैम। नहीं होगी, है ना। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ अ, बोलो तेजस। वो डिफरेंस रहता है ना कोलैटरल और लोन के बीच में का, तो वो लोन अगर 100, हाँ, क्या उस टर्म को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो तो वो बड़ा है तो वो अपना मतलब कम हो जाएगा ना। अगर बोला कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर आरबीआई ने बोला पहले सपोज करिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 50 था, यानी आप 50 रुपया रखोगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा। अब आरबीआई बोल रही है नहीं अब मार्जिन रिक्वायरमेंट 50 नहीं 80 रुपया है, तो आप 80 रुपया लेके जाके दोगे बैंक को और तब 100 रुपए का लोन लोगे तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20 हो गया क्या? क्या? हाँ 50 से 20 हो गया। 20 हो गया क्या हाँ मार्जिनल रिक्वायरमेंट? क्योंकि रिस्पेक्टिव टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ कोलैटरल, हाँ तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट अभी इस केस में 80 वाले केस में 20 हो नहीं, गया है। वो भूल जाओ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर 80 रुपया एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट ही समझो, 80 रुपये को मार्जिन रिक्वायरमेंट ही समझो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 80 रुपया, वो डिफरेंस निकालने के बाद अच्छा अच्छा। समझ रहे हो? डिफरेंस निकालने के बाद अगर 80 रुपया हो रहा है और बोल रहा है कि अब आपको ओके 80 ओके रुपया ओके। रखना है ना, डिफरेंस के बाद की मेरे मैं, को लगा 20 रुपए को नहीं, फिर तो वो मार्जिनल उल्टा हो जाएगा, रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। फिर हाँ तो वही उल्टा हो जाएगा। हाँ नहीं। क्लियर है ये? ओके। 80 जो 80 वाला है उसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट यस, उसी को अपन मान के चलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। समझ आया आपको मार्जिन? हाँ तो देखिए अब हमने जो है 2 इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए क्वालिटेटिव मेजर, एक है क्रेडिट रेशनिंग और दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। दोनों पर ही यूपीएससी से सवाल पूछे गए हैं ना, यहाँ पे हमने सब सॉल्व किया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है पर्टिकुलर सेक्टर में। तो देखिए मान लीजिए किसी सेक्टर में उसने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कर दिया, जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है फॉर एग्जांपल। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आरबीआई ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा रखा, तो वहां पे लोग लोन कम लेंगे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो मनी सप्लाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आरबीआई ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए क्या रखा? इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो ज्यादा लोन लेगा। इसका मतलब क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पर्टिकुलर सेक्टर्स में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज किया जाता है ना। जहां पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में घटा दिया जाएगा रेट, तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में रेट को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या किया जाता है? सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है कुछ सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक्सपोर्ट है, एमएसएमई है, एजुकेशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर एक स्कीम आती है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है। तो लोन कितना दिया जाता है? अप टू 3 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट पर? 7% इंटरेस्ट पर। और अगर टाइमली मैनर में अगर पैसे वापस मिलते हैं तो 3% और ज्यादा कम कर दिया जाता है। रेट कितना था? 7%, 3% और कम कर दिया तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 4%। तो यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अप टू 3 लाख तक का लोन
कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है? 4% पर, ओनली 4% पर। किस स्कीम के अंडर? एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो अब देखिए इतना कम अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो यानी लोग ज्यादा लोन लेंगे ना एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आया? तो किस तरीके से डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके आरबीआई जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, miss. अब देखिए नेक्स्ट है डिफरेंशियल लेंडिंग नॉर्म्स। डिफरेंशियल लेंडिंग नॉर्म्स मतलब मान लीजिए कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एक एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अगर उसे लोन चाहिए तो बहुत ज्यादा उससे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर किसी किसान, अगर छोटे से किसान को लोन चाहिए तो उनके लिए बहुत ज्यादा रिजिड है ना, बहुत ज्यादा रिजिड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनके लिए नॉर्म्स थोड़े लिबरल होंगे। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उनके लिए नॉर्म्स जो है वो थोड़े रिजिड होंगे। तो देखिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के नॉर्म्स अगर लिबरल है, उनको जो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत थोड़ी कम है, तो वहां पर मनी सप्लाई क्या होगा? वहां पर लोन लोग ज्यादा ले पाएंगे और वहां पर क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पर दिखाना ही दिखाना है ना, रिजिड नॉर्म्स है वहां पर, तो वहां पर लोग लोन कम ले पाएंगे और मनी सप्लाई घट जाएगा। इसलिए डिफरेंशियल लेंडिंग नॉर्म्स का यूज करके भी मनी सप्लाई को पर्टिकुलर सेक्टर्स में रेगुलेट किया जाता है। समझ आया इतना? Yes, miss. Yes. अब नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ इज सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग ऑन क्रेडिट नाम से समझ आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट लिमिट पर क्या करना? सीलिंग लगाना। जितना उधार दिया जा रहा है, जितना लोन दिया जा रहा है, आरबीआई यहाँ पर क्या करती है? एक मैक्सिमम कैप लगा देती है, एक मैक्सिमम लिमिट, एक मैक्सिमम सीलिंग लगा देती है कि बैंक्स पर्टिकुलर सेक्टर में इस लिमिट से ज्यादा लोन नहीं दे सकती। अगर इस लिमिट से ज्यादा लोन नहीं दे सकती तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर सेक्टर में लिमिटेड लोन ही जाएगा, बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगी, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई जो है वो कम ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो Yes. ये हमने देखा, ये 5 मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स के 5 हो गए। क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंशियल लेंडिंग नॉर्म्स, फिफ्थ इज क्रेडिट ऑन सीलिंग, सिक्स्थ इज मॉरल सुवेशन। अब हम समझते हैं मॉरल सुवेशन का मतलब क्या है। मॉरल सुवेशन देखिए, मॉरल सुवेशन मतलब यहाँ पर क्या करती है? अब हमारे पास हमने देखा कि बहुत सारे मेजर्स है, बहुत सारे क्वालिटेटिव मेजर्स है जिसका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को जो है पर्टिकुलर सेक्टर में रेगुलेट करेगी। अब मॉरल सुवेशन में यहाँ पर आरबीआई कोई पर्टिकुलर रूल नहीं निकालती, कोई नॉर्म नहीं निकालती। यहाँ पे क्या करती है? बस बैंक्स को परसुएट करती है, बैंक्स को परसुएट करेगी किसी चीज को फॉलो करने के लिए। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या करेगी मॉरल सुवेशन मतलब? देखिए यहाँ 2 टर्म है, एक है मॉरल और दूसरा है सुवेशन। यहाँ पर आरबीआई कोई भी पॉलिसी नहीं लेकर आती, कोई रूल नहीं लेकर आती। यहाँ पे आरबीआई क्या करती है? बैंक्स को परसुएड करती है थ्रू लेटर, फॉर्मल मीटिंग, नोटिफिकेशन, कॉन्वर्सेशन के थ्रू, है ना। बैंक्स को परसुएड किया जाता है कि बैंक कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करे। कोई रूल नहीं आता यहाँ पे, है ना, कोई लीगल लॉज नहीं आते यहाँ पे, सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू जो है, मीटिंग्स के थ्रू यहाँ पे बैंक्स को परसुएड किया जाता है। ठीक। और बैंक्स आर नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू फॉलो दैट। बैंक्स को जो है, ये बैंक्स को ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो आरबीआई ये जो रिक्वेस्ट कर रही है फॉलो करने के लिए, आरबीआई जो परसुएट कर रही है उसे फॉलो करे। और बैंक्स की ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बैंक्स पर ये कंपलसरी नहीं है कि बैंक के आरबीआई उनको जो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉलो करने के लिए बैंक वो फॉलो करे, है ना। कैसा ऑब्लिगेशन है ये? मॉरल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मॉरल सुवेशन क्या है? मॉरल सुवेशन एक मेजर है जिसका यूज करके आरबीआई जो है बैंक्स को कहेगी कि नहीं, आप अभी बहुत ज्यादा उधार मत दो, बहुत ज्यादा लोन मत दो, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है,
तो आप क्या करिए, क्रेडिट को कंट्रोल करो, है ना, लोन को कंट्रोल करो। तो क्या कर रही है आरबीआई, बैंक को परसुएट कर रही है, तो बैंक को सुनना पड़ेगा। लेकिन क्या ये बैंक पर मैंडेटरी है कि वो सुने? No, It is ma'am. just a moral obligation, not legal obligation. Understood what is moral suasion? Yes, ma'am. देखिए यहाँ पे क्या है, moral suasion refers to the use of persuasion, request or informal pressure by the central bank to influence the behavior of financial institutions. तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है moral suasion का? दोनों ही क्या होंगे, अलाइन में होंगे ना, बैंक भी और आरबीआई भी। और बैंक को कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉरल सुएशन से ही काम हो जाएगा, है ना, मीटिंग से, सर्कुलर से, पब्लिक अनाउंसमेंट से कोई फोर्सफुल लॉ लाने की जरूरत नहीं होगी। अंडरस्टूड? Yes, miss. इसका बेनिफिट क्या होगा मॉरल सुएशन का, कि बैंक के बीच में, बैंक और आरबीआई के बीच में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा। उसके अलावा आरबीआई को कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाने की जरूरत, विदाउट इम्पोजिंग एनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, थ्रू परसुएशन ओनली, थ्रू रिक्वेस्ट ओनली, इनफॉर्मल, थ्रू मीटिंग्स ओनली, बैंक्स जो है आरबीआई की बात को मान लेंगे। ये उसका बेनिफिट होगा। ठीक, अब चैलेंजेस क्या हो गए मॉरल सुएशन के? मॉरल सुएशन का चैलेंज क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बैंक पर, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक आरबीआई के उस ऑर्डर को कंप्लाई ना करे, आरबीआई की उस रिक्वेस्ट को कंप्लाई ना करे, ये एक चैलेंज है। बैंक्स में नॉट कंप्लाई, व्हाई? क्योंकि ये क्या, सिचुएशन इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, इट इज जस्ट मॉरली मॉरल। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. उसके अलावा बैंक की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? सेंट्रल बैंक की एबिलिटी पर, कि बैंक कितने अच्छे से, कि आरबीआई जो है कितने अच्छे से बैंक्स को परसुएट कर पा रही है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट बैंक जो है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करे, डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करे आरबीआई की रिक्वेस्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटकम होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग बैंक जो है अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं मॉरल सुएशन पर। क्वेश्चन ये वाला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? कौन कौन सा बताइए क्वालिटेटिव? Credit rationing, moral suasion. राइट, 1 and 3। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। आंसर आ गया हमारा सी। ये क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन द आरबीआई यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेजर्स का आरबीआई यूज कर सकता है? सीआरआर, एसएलआर और मॉरल सुएशन, तीनों का ही यूज करेगा ना। क्यों? क्योंकि सीआरआर के थ्रू भी क्या होगा, मनी सप्लाई जो है रेगुलेट होगा। मनी सप्लाई कम किया जा सकता है ना सीआरआर को बढ़ाकर। Yes, ma'am. Yes, yes, yes. सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। Yes, एसएलआर ma'am. करके भी एसएलआर को बढ़ाकर मनी सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और मॉरल सुएशन का भी यूज कर सकता है। मॉरल सुएशन के थ्रू आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स को रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा, कि आप क्रेडिट को कंट्रोल करो, जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा और बट इन्फ्लेशन। जरूरी नहीं ना कि मैम वो बात मानेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो बात मानेंगे, हाँ, दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस, बट देन मॉरल सुएशन इज वन ऑफ द मेथड जिसका यूज ऑफ कोर्स आरबीआई कर सकता है ना। ओके मैम। यहाँ पे सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट? क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? बैंक रेट है? No, miss. कैसा टूल है बैंक रेट? Quantitative. क्वांटिटेटिव, वेरी नाइस। ओपन ऑपरेशन अगेन, इट इज क्वांटिटेटिव। सीआरआर भी क्वांटिटेटिव है, तो ऑप्शन क्या आ गया? मॉरल सुएशन। सुएशन। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा है कितने यस आसान मैम। क्वेश्चन है? It's just that you need to have your basics right. Then you will be able to solve all the questions if you have your basics strong. Next question. टीचर पर ईयर इकोनॉमिक्स पे तो भी रफली कितने क्वेश्चंस आते रहेंगे?
ऑन एन एवरेज 10 से 12 सवाल इकोनॉमिक्स से हर साल के पेपर में आते ही हैं। प्रीलिम्स और मेंस में? प्रीलिम्स में, मेंस में भी देखिए 250 नंबर का मेंस का जो पेपर होगा यस उसमें मैम। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, इको है, एनवायरमेंट, GS3 के यस मैम। इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट है, साइंस फिनटेक है, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। आप वहां पे भी मान के चलिए 70 से 75 मार्क्स का इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। वाह। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। क्या पूछ रहा है कि मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगा? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। आप बताइए क्या ये ऑप्शन सही है? हमें क्या करना है? मनी सप्लाई को बढ़ाना है यस मैम, परचेज करेंगे तो मनी जाएगा पब्लिक के पास। है ना। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेंगे तो पैसा तो जाएगा ना। यस मैम। सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, दिस इज राइट। सेकंड ऑप्शन देखो, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब ये सवाल देखिए, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो कर रही है, गवर्नमेंट अगर उधार ले रही है, तो गवर्नमेंट उधार लेकर क्या करेगी? है ना, इकोनॉमी में ही तो स्पेंड करेगी, तो इकोनॉमी में क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। तो अगेन दिस ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन देखिए, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी क्या? नो, उससे तो उल्टा हो जाएगा मैम। उल्टा हो जाएगा ना इससे। यस मैम। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा इकोनॉमी में? और कम हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ क्या है? मॉरल सुएशन बाय द सेंट्रल बैंक टू डिस्करेज क्रेडिट क्रिएशन। क्या RBI ये मॉरल सुएशन करेगी, बैंक्स को ये बोलेगी कि आप क्रेडिट मत दो, आप लोन मत दो? No, miss. मनी कम हो जाएगा ना। यस मैम। बल्कि क्या करेगी? डिस्करेज नहीं, बल्कि क्या करेगी? इनका Encourage करेगी। तो इसलिए फोर्थ भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या आ गया? 1 और 2। क्लियर है ये? यस मैम। Yes. ठीक। Yes. उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय RBI फॉर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब आपको समझा, पर्टिकुलर सेक्टर में क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो कौन क्या यूज करेगी? क्रेडिट रेस्ट। है ना, Credit हमने वही देखा ना, क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका यूज करके सिलेक्टिवली क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है पर्टिकुलर सेक्टर में। सब मैम, तीनों सब। ऑप्शन क्या है? क्वालिटेटिव है ना। हाँ, ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following can be considered as tools to control inflation। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? ओपन सभी इन्फ्लेशन सही है। इंक्रीज इन बैंक रेट, देखो बैंक रेट अगर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? कम Decrease. होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है ना। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है? अडॉप्शन। यस मैम, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऑल 3, 1, 2 और 3। ठीक, तो ये हमने देखा क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। नेक्स्ट क्या है? अदर मेजर। अदर मेजर एक है डायरेक्ट एक्शन। इसमें RBI क्या करती है? डायरेक्ट एक्शन लेती है बैंक्स पर। अगर बैंक्स ने बात नहीं सुनी तो RBI जो है कुछ पेनाल्टीज इम्पोज करती है, टेम्परेरी सैंक्शंस लगाती है। टेम्परेरी सैंक्शंस यानी फॉर एग्जांपल बैंक को लोन नहीं देगी, है ना, बैंक पे कुछ टाइम के लिए जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, उसे हम कहेंगे सैंक्शंस। तो डायरेक्ट एक्शन के अंदर RBI विल इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शंस और पेनाल्टीज ऑन बैंक। अंडरस्टूड? Yes. मैम। यही है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए यहां से हमने शुरू किया था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमारा क्वालिटेटिव भी हो गया और क्वांटिटेटिव भी हो गया। क्वांटिटेटिव कौन कौन सा था? CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF एंड MSS। एंड क्वालिटेटिव कौन से हैं? क्वालिटेटिव तो देखिए क्वालिटेटिव इज credit rationing, margin requirement, differential rate of interest and differential lending norms, credit ceiling and moral suasion। ये भी हो गया। अब देखिए अब अगली क्लास में हम क्या समझेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स क्या क्या है ये पढ़ेंगे,
उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड क्या है वो देखेंगे, और फिर आगे हम से देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं वो समझेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, बज गए हैं 11, अब हम खत्म करते हैं सेशन। अच्छा 11:10 हो गए, टाइम हो गया। सबको है क्लियर आज का सेशन? Yes, यस ma'am. कहीं कुछ डाउट है? कुछ भी मैम डाउट? के लिए भेज देना, क्या भेज दूं? आंसर राइटिंग के लिए, इसके ऊपर बेस्ड आंसर राइटिंग के लिए भेज देना। क्वेश्चन? अच्छा ओके, आपको क्वेश्चंस चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? हाँ, Is it? Okay, okay. So Saloni, after every session, I send questions in the group. या आई हैव रिटर्न मिस, बट मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो मैं आपसे सीधा सीधा ही दे दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। बट आई डू सेंड क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी इन द ग्रुप. So if you are in the group, I think you are in the group. Do follow that. यस ठीक है? मिस, आई एम फॉलोइंग दैट। ठीक। शहजाद, कृपा, तेजस, विवेक, ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और रिवाइज करिए चीजों को। ओके मैम। ओके ठीक, चलिए बाय, गुड नाइट। बाय टीचर, गुड नाइट। बाय बाय शहजाद, बाय एवरीवन।